नमस्कार। हमें भगवान ने आंखें दी है और दिमाग दिया है ताकि हम इमेजेस है वो उसको देख सके और हमारा दिमाग उसको एक्चुअली प्रोसेस करके बता सके कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आपने कभी सोचा है, ये तो ह्यूमंस की बात हुई, आपने अगर सोचा है कि मशीन क्या करता है, मशीन इमेजेस कैसे पढ़ता है? तो आज का टॉपिक वही है, डीप लर्निंग इन कंप्यूटर विजन एंड इमेज रिकॉग्निशन। यानी मशीन कैसे इमेजेस पढ़ता है, उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, वो सब जानेंगे। अ, आज के टॉपिक में आपको बहुत से बड़े बड़े शब्द दिखेंगे, लेकिन डोंट वरी, नीरज यहाँ पे है और आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, जो आप रिमेम्बर कर सको। तो लेकिन आप इसके लिए बहुत नेसेसरी है कि आप आखिर तक ये वीडियो में रहे, तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और एक बार आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आपको यानी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, भले आप ऑलरेडी इस तरह के बिजनेस में हो या मे बी जस्ट नॉलेज के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एटलीस्ट मेरे को लगा है, एंड आई एम श्योर कि आज के वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक्स और भी इंटरेस्टिंग लगे। तो सभी ने एक्चुअली सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एटलीस्ट मे बी। जैसे टीवी के अंदर क्या है हमें मालूम नहीं रहता है, लेकिन टीवी क्या काम करता है हमें मालूम है। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कैसे वर्क करता है वो जाने दीजिए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको मिमिक करता है। मिमिक यानी सेम जैसा ह्यूमन बिहेवियर रहता है वैसे वो मशीन्स वैसे ही बिहेवियर दिखाता है, यानी रिपीटेटिव टास्क के लिए यूज किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे मेन पार्ट है। उसका पार्ट है कि मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मशीन लर्निंग एक तरह का लर्निंग है या टेक्नोलॉजी है जहाँ पे मशीन अल्गोरिथम्स से सीखते हैं। और ये अल्गोरिथम्स, और ये बेसिकली मशीन खुद से सीखता है। यहाँ पे अल्गोरिथम्स एक्सप्लिसिटली डाले नहीं जाते मशीन में। वो अपने एक्सपीरियंस मशीन अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, इसलिए नाम दिया गया है मशीन लर्निंग। तो अभी तक आपने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अभी और एक स्टेप नीचे जाते हैं, उसको बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है कि डीप लर्निंग हमारे ह्यूमन ब्रेन जैसे फंक्शन करता है। उस यानी उससे ही आइडिया उठाया है। जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स रहते हैं, बहुत से लेयर्स रहते हैं। अभी मत पूछिए कि ये न्यूरॉन्स क्या है, रहते हैं जो फंक्शन करते हैं। वैसे ही मशीन्स में आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क रहता है। और वो कॉम्प्लेक्स टास्क करते हैं। कॉम्प्लेक्स टास्क यानी कॉम्प्लेक्स टास्क क्या क्या हो सकते हैं, यानी इमेज रिकॉग्नाइज करना या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो जो न्यूरॉन का नेटवर्क है, तो वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क है। और वो एक लेयर नहीं, बहुत से लेयर्स रहते हैं। तो वो वहां पे काम होता है, इसलिए उसको डीप लर्निंग बोला जाता है। डीप लर्निंग यानी ब्रेन दिमाग लगाने का। तो अभी हमने जाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। अभी और एक स्टेप नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन।
कंप्यूटर विजन क्या होता है? कंप्यूटर विजन टोटली जैसे नाम बताता है विजन, यानी जो डेटा रहता है इमेजेस में, विजुअल डेटा रहता है, भले ही वो इमेज हो, भले ही वो वीडियो हो, उसका जो डेटा है वो स्टडी करते, इंटरप्रेट करते हैं और उसका इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जो उसको बोला जाता है कंप्यूटर विजन। तो होपफुली अभी तक आपको समझा रहेगा कि जो मैंने बताया कंप्यूटर विजन तक। अभी हम कंप्यूटर विजन कैसे वर्क करता है ये तो बहुत डिटेल में हो गया, लेकिन उसके हम एग्जाम्पल्स देंगे तो ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल रहता है कंप्यूटर विजन का कि ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन या इमेज रिकॉग्निशन, जैसे आप टॉपिक में देख रहे हो, इमेज रिकॉग्निशन। यानी यानी इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो वीडियो में हो या वीडियो में हो या एक्चुअल इमेज हो, वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो इमेज में अगर कुत्ता है, कुत्ते का इमेज है, तो वो मशीन आइडेंटिफाई करता है कि ओके ये कुत्ता है। वो यानी स्टडी करता है, उसके डायमेंशन स्टडी करता है और वो यानी उसके मन में मेमोराइज कर देता है कि ये कुत्ता है। तो आगे जाके वैसे ही इमेजेस आए तो वो इमीडिएटली फाइंड आउट करता है कि भाई ये कुत्ता है। तो वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है? आपने टेस्ला का नाम सुना ही रहेगा, ऑटोनोमस व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो उसमें क्या होता है कि वो गाड़ी में सेंसर्स रहते हैं। तो सेंसर्स से क्या होता है, वो सेंसर्स तो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है सब, यानी डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल सामने कोई ऑब्जेक्ट आया और वो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कुत्ता आया, तो अगर ये जो गाड़ी है उसने ऑलरेडी कुत्ते का, यानी उसने ट्रेनिंग ऑलरेडी, उसको ट्रेनिंग फीड किया हुआ है ऑब्जेक्ट, वो उसने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, प्लस उसके पास सेंसर्स है। तो वो डिसाइड करता है कि कैसे वो गाड़ी को, यानी धीरे जाने का है, फास्ट जाने का है, यानी डेंजर है कि नहीं। तो ये सब होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में या इमेज रिकॉग्निशन में, और ये ऑटोनोमस व्हीकल में यूज होता है। और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आप मॉल में गए हैं और आप सामान ले रहे हैं, लेकिन कोई ऑलरेडी एक कैरी बैग लेके ही गया है, मे बी उसके उसको चुराने का मन है कुछ। तो इमीडिएटली ऑब्जेक्ट लाइक ये जो कंप्यूटर विजन है वो डिटेक्ट करता है कि भाई आप जो जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो कैरी बैग है, और वो कैरी बैग रिक्वायर्ड नहीं है अभी के लिए, और इमीडिएटली वो शॉपकीपर को नोटिफाई करता है। तो ये जो शॉपलिफ्टर्स है उनको अवॉइड किया जा सकता है। जस्ट एन एग्जांपल था, लेकिन आई होप आपको एक आइडिया आ गया रहेगा कि कैसे फंक्शन होता है। वंस अगेन इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। दूसरा होता है फेशियल रिकॉग्निशन। फेशियल रिकॉग्निशन तो सबको मालूम है। तो फेशियल रिकॉग्निशन में क्या होता है कि जब भी फेशियल रिकॉग्निशन में आपका फेस पढ़ा जाता है, फेस पढ़ के आपके इतने फीचर्स वो स्टडी करता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर
सिमिलर पैटर्न अगर उसको दिखता है तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यानी फॉर एग्जांपल फीचर्स यानी आँख आँख छोटे आँख बड़े कितना डिस्टेंस, ये सब तो वो सब एडवांस है और उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से हम देखेंगे कि कैसे ये फंक्शन होता है। तो फेशियल रिकग्निशन वैसे होता है। कहाँ पे यूज होता है? सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया में, मार्केटिंग में, और डेफिनेटली अगर आप ऑन पैसिव के ऑलरेडी फाउंडर है तो डेफिनेटली हमारे ओ केवाईसी में भी फेशियल रिकग्निशन यूज होने वाला है। नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या OCR बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो इमेज है उसका जो टेक्स्ट है या कुछ टेक्स्ट डेटा है वो कैप्चर किया जाता है वो अल्गोरिदम से। और कहाँ पे यूज होता है? फॉर एग्जांपल आपको इनवॉइस प्रोसेस करना है या डेटा एंट्री करना है तो वो वहां पे ये OCR से कैप्चर किया जाता है डेटा। नेक्स्ट है कि इमेज सेगमेंटेशन। इमेज सेगमेंटेशन यानी क्या कि आप एक इमेज को सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट यानी डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में, ओके, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, ओके, और एक आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन को, जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, फिर से मैं बोलता हूँ कि इमेज सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आप डिवाइड करते हैं इमेज को सेगमेंट्स में कैरेक्टर्स के हिसाब से, और बाद में आप आइडेंटिफाई करते हैं एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट में। एक रादर देन टेक्निकल जाने के बजाय मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। सिटी स्कैन जब भी करते हैं तो सिटी स्कैन आपने किया है, और अब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है एक पर्टिकुलर पार्ट में तो वो डेफिनेटली सिटी स्कैन में दिख जाता है। तो वो आपका रीजन रीजन ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो डॉक्टर्स फील्ड में बहुत यूज होता है इमेज सेगमेंटेशन, डीप लर्निंग का पार्ट। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग यानी आपने बहुत बार देखा रहेगा कि लोगों को कैसे ट्रैक करते हैं। तो पहले तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर पहले ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग क्या होता है? यानी ट्रैकिंग ऑफ मूवमेंट विद इन वीडियो और वीडियो सीक्वेंस। यानी एक, फॉर एग्जांपल, एक वीडियो में मूवमेंट कैप्चर किया जाता है या अलग अलग वीडियोस का सीक्वेंस है तो वो मूवमेंट कैप्चर किया जाता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के अंडर। तो पहले तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में डेफिनेटली पहला स्टेप तो यही रहेगा कि आपको पहले ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है कि क्या है। तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है पहले, बाद में आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के एल्गोरिदम्स उसमें लगाने हैं। और कभी कभी होगा कि आपके कैमरा के बाहर भी जाए, और तो तो आपको प्रेडिक्ट करना, वो सिस्टम प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट टाइम जब भी कैमरा के अंदर आएगा फिर से कि ये कहाँ पे रहेगा। यानी 3 स्टेज रहते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के अंडर पहले ऑब्जेक्ट को पहले डिटेक्ट करते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, और तीसरा ऑब्जेक्ट री आइडेंटिफिकेशन। यानी फिर से एक बार जब भी कैमरा कैमरा के बाहर गया और आपको तो यानी वो डिसाइड अल्गोरिदम्स डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम कहाँ पे आ सकता है, और वो ऑब्जेक्ट री आइडेंटिफिकेशन करता है नए वाले इमेज के साथ। तो ये होता है बैकएंड में जो
हमें तो सिर्फ दिखता है कि ओके ट्रैकिंग हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बैकएंड में ऐसे होता है, डीप लर्निंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। नेक्स्ट होता है इमेज एनहांसमेंट। यानी आपको अगर इमेज है उसका क्वालिटी बढ़ाना है, यानी उसमें कुछ नॉइज है या डिस्ट्रैक्शंस है या जो अनवांटेड चीजें हैं, तो वो आपको निकालनी है, और जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसको एनहांस करना है। तो उसको बोलते हैं कि इमेज एनहांसमेंट। स्पेशली मेडिकल फील्ड में यूज होता है। मेडिकल इमेजिंग जब भी करते हैं तभी भी ये बाकी का जो नॉइज और वो सब निकाला जाता है, और जहाँ पे कंसंट्रेट करना है उस पे ध्यान दिया जाता है। और एक एग्जांपल रहेगा कि सैटेलाइट्स के फोटोज रहते हैं, कि सैटेलाइट के फोटोज अगर आपने देखे रहेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, तो वो बाकी सब निकाला जाता है और जहाँ पे जरूर है उस पे ही कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इमेज एनहांसमेंट। और नेक्स्ट है इमेज कैप्शनिंग। इमेज कैप्शनिंग यानी इमेज आइडेंटिफाई करता है और उसके अगेंस्ट कैप्शन एंटर करता है। तो फॉर कहाँ पे यूज होता है, अगर आपने किसको टैग किया है, फोटो टैगिंग अगर आपने किया है तो उसमें यूज होता है, या आप इमेज को सर्च कर रहे हैं तो उसमें भी यूज होता है। तो आई होप आपको एक आइडिया आ गया है कि कहाँ पे प्रैक्टिकल यूज है। आई थिंक इतना भी आप समझेंगे ये वीडियो से, तो आई थिंक आपका बहुत डीप लर्निंग हो जाएगा। तो उसके बेनिफिट्स क्या है, डीप लर्निंग क्यों करना चाहिए, और या कंप्यूटर विजन क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है। ह्यूमंस तो वैसे ही करते हैं, कंप्यूटर विजन की क्या जरूरत। कंप्यूटर विजन की एडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेज, पहला एडवांटेज है कि उसकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी ह्यूमंस से बहुत बहुत ज्यादा है। सेकंड है कि फास्टर है, यानी रियल टाइम डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्केलेबल। स्केलेबल यानी क्या कि ये डिपेंड होता है पहले, जैसे मैंने बोला कि इसको जितना डेटा ज्यादा दिया जाए वैसे वो फास्ट लर्न करता रहेगा। तो स्केल इसलिए बोला जाता है कि स्केलेबल है, कि अगर आप ज्यादा डेटा देते हो तो डेफिनेटली ये फास्टर लर्न करता है। नेक्स्ट है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस यानी क्या कि कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, यानी अगर आपका इमेज लिया गया है मे बी लो लाइटिंग में, और तो भी वो आइडेंटिफाई करता है इमेज और वो क्वालिटी याद रखता है। तो ये नहीं लो लाइटिंग या जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको ये नहीं इम्पैक्ट नहीं करता, वो बहुत इसलिए रोबस्टनेस मेंटेन करता है। नेक्स्ट है कि ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन। यानी यहाँ पे जो भी इमेज कैप्चर करता है उसके फीचर्स ऑटोमेटिकली वो यानी कई एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, नहीं तो ये मैनुअल प्रोसेस होता रहता था पहले। तो आजकल तो एल्गोरिदम्स आ गए, तो एक्सट्रैक्शन होता है। और लास्ट पे फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी जैसे जैसे नए नए एप्लीकेशंस में ये यूज कर पाएंगे तो आगे जाके इसका और ही फायदा होने वाला है, तो इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। लेकिन हम चैलेंजेस भी देखते हैं। नंबर वन, डेटा अवेलेबिलिटी। इसमें डेटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
तो अगर आपका डेटा एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर रिक्वायर्ड डेटा कम है तो इसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा। दूसरा है कि कंप्यूटर रिसोर्सेस, और यानी इसमें बहुत कंप्यूटिंग पावर लगती है, और सभी में भी सभी ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं रहती है। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए जरा ये डिफिकल्ट पड़ता है। ओवरफिटिंग यानी क्या कि जब भी इसको डेटा फीड किया जाता है, जो जो मशीन खुद से सीख सके, तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो ओवर फिटिंग होता है, यानी वो डेटा एकदम वो पर्टिकुलर टेस्ट डेटा के लिए ही हो। तो होता क्या है कभी कभी कि अगर नया ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने को बोला जाए तो वो एरर देता है, बराबर इनपुट आउट सॉरी बराबर आउटपुट देता नहीं, क्योंकि उसका स्टडी सिर्फ वो डेटा के हिसाब से था, और वो डेटा एकदम यानी डाइवर्स डेटा नहीं था एकदम। तो वो भी एक चैलेंज हो सकता है। इंटरप्रेट इंटरप्रेटेबिलिटी, इंटरप्रेट यानी अ, यहाँ पे क्या होता है कि वो इंटरप्रेट करता है कि ओके, ये इमेज है, ये है, अभी मेरे को ये एक्शन ये लेना है। कभी कभी क्या होता है कि वो मशीन बोलता है कि मेरे को ये एक्शन लेना है, लेकिन अ, आज अगर आप गवर्नमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं या कुछ सिक्योरिटी का मेजर ये कर रहे हैं, तो आपको यानी उनको वेल डॉक्यूमेंटेड चाहिए कि ओके, मशीन ने ये कंक्लूजन पे क्यों आया। और ये बहुत से अ, ये बेसिकली चैलेंज है थोड़े से एल्गोरिदम्स में या थोड़े से यूजेस में, कि वो बताता नहीं कैसे कंक्लूजन पे आया, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आता है, क्योंकि मशीन खुद सीख रही है, तो वो बताता नहीं। और ये कभी कभी ये एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे उनको स्टडी करना है कि ओके, अगर ये होगा तो ये डिसीजन होगा, ये होगा तो वैसे उनको स्पेसिफिकली चाहिए। बायस बायस यानी क्या कि अगर आपका डेटा बायस होगा, यानी एक ही सेक्शन के लोगों का डेटा रहेगा, तो आउटपुट भी वैसे ही आएगा। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, यानी लोग जो काम करते हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक चैलेंज है, क्योंकि ये एक नया फील्ड है, और ऑफ कोर्स कोर्सेज और वो सब आ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए चैलेंज है सभी सभी के लिए। ये ने सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली इसमें फेलियर हो सकता है प्रोसेस में। तो कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा कि डेफिनेटली इसके फायदे बहुत है, यानी एक्यूरेसी है, आपको रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है। इसको फ्यूचर में हो सकता है कि ये बाकी के टेक्नोलॉजीज के साथ काम करे, यानी बाकी के टेक्नोलॉजीज, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी स्पीच रिकग्निशन, रोबोटिक्स, इसके साथ इंटीग्रेट करके और भी अ, अच्छे आउटपुट दे। एथिकल एथिकल कंसर्न डेफिनेटली है, वो कंसिडर करना चाहिए। तो लेकिन इसका स्कोप यानी इसका स्कोप तो बढ़ते ही जाएगा, तो इसका मेरे बहुत स्कोप है आगे जाके। तो होपफुली ये था वीडियो डीप लर्निंग इन कंप्यूटर विजन एंड इमेज रिकॉग्निशन। आई नो थोड़ा एडवांस था। मैंने ट्राई किया कि आपको एक्सप्लेन करूं स्टेप बाय स्टेप,
अगर आपको ये वीडियो समझा नहीं है तो फिर से वो वीडियो देखिए, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार आपको समझ में ना आए। तो एक दो बार फिर से वीडियो देखे और आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और कैसे लगा ये वीडियो, प्लीज डेफिनेटली मेरे को बताइए, कमेंट्स में बताइए। शेयर, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियोस मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और ये सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सकता हूँ। बाय द वे, लास्ट में मैं यही बोलूंगा, मैं एक एआई रिलेटेड कंपनी का फाउंडर हूँ जिसका नाम है ऑन पैसिव। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो डेफिनेटली क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अगर आप ऑन पैसिव में नहीं है तो क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और एक गेम चेंज, आई एम श्योर कि वो गेम चेंजर होगा, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म को एक साथ ला रहे हैं। ये एक गेम चेंजर होगा, तो डेफिनेटली चेकआउट करिए और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।